हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। हम देख रहे हैं Node.js का कंप्लीट सीरीज़ हिंदी में। तो ये पार्ट 3 है इस सीरीज़ का। तो पार्ट 1 में हमने Node.js का इंट्रो देखा। Node.js क्या है, Node.js क्यों बेटर है अदर लैंग्वेजेस से, हमें Node.js क्यों यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि Node.js कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने देखा Node.js का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम इवेंट लूप। तो इवेंट लूप क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस करता है, एकदम हमने डीप में जाके देखा कि इवेंट लूप क्या है और इसका क्या यूज़ है और Node.js इसे कैसे यूज़ करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे रेपल टर्मिनल के बारे में। रेपल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है Node.js का। बेसिकली अंडरहुड जो आपका Node.js में काम करता है वो रेपल टर्मिनल ही करता है, चाहे वो आप UI से कोई भी काम कर लो। बेसिकली जो एग्जीक्यूशन के का जो काम करता है आपका जो प्रोग्राम, वो रेपल टर्मिनल के थ्रू ही करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रेपल टर्मिनल में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रेपल। कुछ कमांड्स हैं इसके और रेपल टर्मिनल के बारे में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में भी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रेपल टर्मिनल, हाउ टू यूज़ रेपल टर्मिनल, और फिर इसके कुछ हम कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ रेपल टर्मिनल। तो रेपल का जो फुल फॉर्म होता है वो तो रीड, इवैल, प्रिंट, देन लूप। इसका मतलब ये होता है कि रेपल टर्मिनल के ऊपर जैसे कि हर चीज़ का, फॉर एग्जांपल आप जैसे कि आपने लिनक्स का टर्मिनल देखा होगा, विंडोज़ का टर्मिनल देखा होगा, ठीक उसी तरह आप एक मान सकते हो कि रेपल जो है एक Node.js का टर्मिनल है जहाँ पे आप अपने कमांड्स एक्सिक्यूट कर सकते हो। तो R फॉर रीड, मतलब जो भी आप कमांड लिखोगे सबसे पहले क्या करेगा, उसको रेपल रीड करेगा। E फॉर इवैल, इवैल मीन्स इवेलुएट, जो भी आप कमांड लिखे रहोगे पहले उसको रीड करेगा, देन इवेलुएट करेगा, और जो भी उसका आउटपुट होगा उसको फिर प्रिंट करेगा। तो रीड, इवैल, प्रिंट, रीड करेगा, इवेलुएट करेगा, देन इसको प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद यही प्रोसेस वो बार बार लूप में करेगा जब तक कि आप रेपल टर्मिनल से बाहर नहीं आ जाते हो, तब तक यही काम वो बार बार करेगा। रीड करेगा, इवेलुएट करेगा, देन प्रिंट करेगा रिजल्ट को। ठीक है, इसलिए इसको रेपल बोलते हैं और इसका ये फुल फॉर्म होता है और इसका मतलब ये होता है ये। चलिए चलते हैं आगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू यूज़ रेपल टर्मिनल। रेपल टर्मिनल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो रेपल टर्मिनल यूज़ करने के लिए आपके सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। तो Node.js कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 वाली, क्योंकि उसमें मैंने पार्ट 1 में देखा था कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, तो आप ज़रूर देखो और वहाँ से Node.js पहले आप इंस्टॉल कर लो, देन ही आप रेपल टर्मिनल का यूज़ कर पाओगे, क्योंकि रेपल टर्मिनल Node.js का ही पार्ट है। ओके, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि रेपल टर्मिनल कैसे लॉन्च करते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेपल टर्मिनल लॉन्च करने के लिए आप बेसिकली आप या तो अगर विंडोज़ पर हैं तो आप विंडोज़ का जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर भी चला सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बैश शेल है जैसे गिट बैश, तो मैं तो गिट बैश प्रेफर करता हूँ। और मैंने लिंक भी दिया हुआ था फर्स्ट वाले वीडियो में कि आप गिट बैश जो है कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो आप लिंक देख के, अगर आपके सिस्टम पे रेपल टर्मिनल नहीं, वो गिट बैश नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे टाइप करना है गिट बैश इंस्टॉल। ठीक है, जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे जाओगे, गिट फॉर विंडोज़ है, आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, ये सब के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो जाएगा, देन नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, वो फिर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है इंस्टॉल करना। ठीक, तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है ये। ठीक है,
तो आप जब इसको ओपन करोगे तो इस तरह का ओपन होगा, ठीक है। और आप नॉर्मल टर्मिनल पे भी कर सकते हो आप, वो अगर आपके पास नहीं है तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं नॉर्मल पे भी करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे ये नॉर्मल टर्मिनल हो गया, ठीक है, इस नॉर्मल विंडोज़ का टर्मिनल है। तो यहाँ आपको रेपल टर्मिनल को लॉन्च करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना होता है नोड। तो जैसे ही नोड लिखोगे ये देखो आप, ये वाला सिंबल बन के जो है आ गया है। इसका मतलब आपका जो है नोड टर्मिनल जो है स्टार्ट हो चुका है, रेपल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये रेपल का टर्मिनल है, इस पर आप कमांड्स अपने जो है एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, तो आप इसको विंडोज़ पे भी कर सकते हो और इस पर भी कर सकते हो, गिट बैश पे। तो मैं गिट बैश प्रेफर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं, तो नोड टाइप करेंगे तो ये हमारा आ गया नोड का बेसिकली टर्मिनल, ठीक है। ये रेपल टर्मिनल है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इस पर आप कोई भी वैलिड जावा स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि हमने बात किया था कि नोड JS में जो हम लिखते हैं वो जावा स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं, तो कोई भी आप नोड जावा स्क्रिप्ट की चीज़ें यहाँ एग्जीक्यूट करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 + 3 करना चाहता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा 4। तो जैसे मैं, तो ये क्या किया मैंने, एक्सप्रेशन लिख के मैंने क्या किया, एंटर। तो रेपल ने क्या किया, पहले इसको एक्सप्रेशन को रीड किया, ठीक है, रीड किया 1 + 3 को, फिर इवेलुएट किया कि 3 + 1 कितना होगा, देन रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं REPL। और ये भी चल ही रहा है, देख रहे हो। अब टर्मिनल जो ये अब ग्रेटर देन का सिंबल देख रहे हो, तो ये भी है ही, मतलब कि हमारा अभी मैं टर्मिनल के बाहर नहीं आया हूँ, ये टर्मिनल के अंदर ही हूँ मैं, ठीक है। अब इस पर कोई भी वैलिड जावा स्क्रिप्ट का कोड चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल console.log हेलो मुझे करना है, ठीक है। तो आप इसको एंटर कर दो, हेलो, देखो चल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें दो चीज़ होता है, एक चीज़ बड़ा ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है इसको। पहली चीज़, तो जैसे आप एंटर करते हो तो इसमें कुछ अगर प्रिंट आपने किया हुआ है तो पहले वो प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये अनडिफाइंड आपको दिख रहा होगा। ये अनडिफाइंड क्या है कि अगर ये चीज़ कुछ रिटर्न करती है, ये चीज़ अगर कुछ रिटर्न करती है तब आपका यहाँ पे रिटर्न में आएगा। जैसे ये चीज़ अनडिफाइंड रिटर्न करती है, ठीक है, तो console.log कुछ रिटर्न नहीं करता, ये प्रिंट करता है। तो इसलिए यहाँ पे हेलो आ गया और ये अनडिफाइन आया क्योंकि यहाँ पे ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि एक लाइन में हम कैसे स्टेटमेंट को लिखेंगे। अगर आपको मल्टीपल लाइन में लिखना है तब क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है। चलो मैं पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, where a = 20, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो जब भी मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ये इसको याद रखता है। देखो फिर से यहाँ अनडिफाइन आ गया एंटर करने के बाद, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, इसने बस इनिशियलाइज कर दिया a को 20 से, ठीक है। अब देखो अगर मैं a की वैल्यू देखना चाहता हूँ कभी भी, तो मैं a को टाइप करके ऐसे एंटर कर दूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो कि a 20 था, a को मैंने डाल दिया 10, ठीक है। तो अब जो a की वैल्यू हो गई वो 10 हो गई, देखो, ठीक है। तो ये याद रखता है पूरा एक जो सेशन स्टार्ट हुआ है नोड लिख के ना, वो पूरे सेशन में वो वेरिएबल आपका अवेलेबल रहेगा, ठीक है। जैसे आप सेशन क्लोज कर दोगे तो वो वेरिएबल चला जाएगा, वो मैं क्लोज करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हमको लिखना है इसके अंदर तो फिर कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो इफ़ स्टेटमेंट हमको लिखना है, तो इफ़ a की वैल्यू 10 है ना, तो हम चेक लगा देते हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 5, जब जो कि ट्रू होगा हमेशा, तो मुझे प्रिंट कुछ करना है या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। तो जैसे मैंने कर्ली ब्रेस ओपन किया और मैंने एंटर किया, एंटर करोगे जब यहाँ पे, तो देखो आपका ये जो टर्मिनल था ना वो ख़त्म नहीं हुआ, मतलब ये जो इसने फिर प्रिंट नहीं किया रिजल्ट को, समझ रहे हो ना। रीड किया, लेकिन रीड किया, इवेल किया इसको, लेकिन प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन किया है। तो नोड का जो टर्मिनल है, रेपल जो है, ये इतना स्मार्ट है कि ये समझ लेता है कि यूज़र जो है अभी फिनिश नहीं किया है अपना प्रोग्राम, कुछ और लिखना चाहता है। क्योंकि भाई वो समझता है कि आपने जब कर्ली ब्रेस ओपन किया है तो कर्ली ब्रेस क्लोज जब होगा तभी इसका मतलब है कि ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। तो ये स्मार्ट है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो फिर मान लो जैसे मैं लगाता हूँ console.log,
मैंने मान लो यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो, ठीक है। अभी भी जब एंटर करूँगा तो अभी भी ये क्या बोलेगा कि नहीं अभी इसका ख़त्म नहीं हुआ है, अभी फिर से 3 डॉट आ गया। 3 डॉट मतलब कि वो कंटिन्यूएशन है प्रीवियस स्टेटमेंट का। फिर मैं जब मैं इसको क्लोज ब्रैकेट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तब ये फिनिश हो जाएगा। फिनिश हो गया देखो, और प्रिंट क्या हो गया हेलो, क्योंकि स्टेटमेंट सही था, ठीक है। इसी तरह आप कोई फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फंक्शन, मान लो मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ प्रिंट नेम का, ठीक है। तो इस प्रिंट नेम में कंसोल डॉट लॉग और यहाँ प्रिंट कर देता हूँ टेक ट्यूटर, ठीक है। फिर से एंटर करूँगा तो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि अभी कर्ली ब्रेस मैंने क्लोज नहीं किया है। चलो ये ख़त्म हो गया और ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा प्रिंट नेम को जब कॉल करूँगा, प्रिंट नेम जब फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, ठीक है, तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रिंट नेम फंक्शन, और देखो टेक ट्यूटर जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे रेपल टर्मिनल समझ में आ रहा होगा, पूरा एक अपना पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिख के रन करा सकते हो। बात समझ में आई? तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये था सिंपल था हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज़ करने के लिए आप कुछ नहीं करना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप इससे बाहर कैसे आओगे? तो बाहर आने के लिए आप अगर एक देखो कंट्रोल सी प्रेस करते हो तो ये देखो क्या बोलता है, कंट्रोल सी अगर प्रेस करोगे तो बोलेगा टू एग्जिट प्रेस कंट्रोल सी अगेन और कंट्रोल डी और टाइप डॉट एग्जिट। आप 3 तरीके से एग्जिट कर सकते हो, या तो आप 2 बार कंट्रोल सी प्रेस कर दो, ठीक है, या फिर 1 बार कंट्रोल डी प्रेस कर दो, या फिर यहाँ पे आप डॉट एग्जिट लिख दो, तब आप यहाँ से एग्जिट आ सकते हो। तो मैं डॉट एग्जिट लिख देता हूँ, देखो एग्जिट हो गया। तो ये मेरा ट्रिपल टर्मिनल जो है ओपन हो गया। तो अब क्या होगा कि जितने भी वेरिएबल मैंने पहले डिफाइन किए थे ना वो अवेलेबल नहीं रहेंगे अब। जैसे कि मैं करके देखता हूँ, नोट कर दिया मैंने। अब देखो मैंने ए ऊपर डिफाइन किया था, तो जब ए प्रिंट करूँगा ना तो ये अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे एरर आ गया, रेफरेंस एरर, क्योंकि ए तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई एक सेशन क्लोज कर देते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे रेपल का प्रीवियस सेशन जो है क्लोज कर दिया, तो वो सारे वेरिएबल जो है वो कैश मेमोरी में थे, वो फिनिश हो गए, ठीक है। उस प्रोसेस के अंदर ही थे, रेपल प्रोसेस के अंदर ही थे, जो कि प्रोसेस हमने किल कर दिया, तो वेरिएबल भी किल हो गए, वेरिएबल भी डिलीट हो गए बेसिकली उसके मेमोरी से। तो फिर से अब ये नया आपका सेशन है, तो आपको नए नए वेरिएबल फिर से इसमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो भी क्लियर हो गया होगा कैसे हम रेपल टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, हाउ टू यूज़ रेपल टर्मिनल हमने देख लिया, ठीक है। अब हम रेपल के कुछ कमांड्स देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेपल यूज़ करते टाइम। तो पहला कमांड है कंट्रोल सी, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो कंट्रोल सी अगर आप 2 बार प्रेस करते हो तो आप रेपल टर्मिनल के बाहर आ जाओगे, लेकिन कंट्रोल सी अगर प्रेस करते हो तो आप जैसे करंट कमांड आपने कोई लिख दिया हुआ है, ठीक है, और उससे अगर आप बाहर आना चाहते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि मेरा ये नो टर्मिनल है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ, वेर ए इजकल टू 10 एस इजकल टू 10, फिर मैंने कुछ और ऐसे लिख दिया इधर, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है ये, ठीक है। तो या तो मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं कंट्रोल एक बार सी प्रेस कर दूँ, एक बार करना है। तो देखो जैसे एक बार प्रेस किया तो ये लाइन से फिनिश हो गया, और मेन बात कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आपको करंट जो भी आप लिख रहे हो अगर वहाँ से एग्जिट आना है तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल सी प्रेस करोगे। और अगर आपने 2 बार कंट्रोल सी प्रेस कर दिया तो जैसे मैं करके देखता हूँ, तो आप देखो बाहर आ गया। तो आप 2 बार कंटिन्यूस अगर प्रेस कर दोगे कंट्रोल सी, कंटिन्यूस, ये ध्यान देना, कंटिन्यूस प्रेस कर दोगे तो बाहर आ जाओगे, ठीक है। चलो थर्ड जो हमारा कमांड है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी भी हमने डिस्कस कर लिया कि जैसे कि आप नोट टर्मिनल के अंदर हो, ठीक है, अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो एक ही बार में बाहर आ जाओगे। कंट्रोल सी जब करोगे तो 2 बार तो कंट्रोल सी कंटिन्यूस करना पड़ेगा, लेकिन कंट्रोल डी करते हो तो एक ही बार में आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद है ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल लाइन का एक्सप्रेशन लिख रहे हो, ठीक है, तो मल्टीपल लाइन का एक्सप्रेशन लिख रहे हो और उससे मुझे मान लो अगर बाहर आना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, क्लियर नोट का फिर से मैं टर्मिनल लॉन्च करता हूँ, ठीक है। और बाकायदा यहाँ पे नोट का वर्जन भी आपको दिख रहा है, 13.8 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं
मल्टीपल लाइन का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें फंक्शन कोई डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो सम, ठीक है, जो a कॉमा बी लेगा, ठीक है। अब देखो मैं मल्टीपल लाइन का लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से मुझे बाहर कैसे आना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से आपको बाहर आने के लिए क्या टाइप करना है, डॉट ब्रेक। डॉट ब्रेक बाहर कर दोगे, डॉट ब्रेक अगर करोगे, या फिर आप डॉट क्लियर भी कर सकते हो। अगर आप डॉट ब्रेक लिख दोगे या डॉट क्लियर लिख दोगे तो आप वहाँ से बाहर आ जाओगे, ठीक है। कभी क्या होता है कि मुझे ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करानी होती, मैंने 3 लाइन का कोड लिख लिया है, लेकिन यार गलत है, मुझे एग्जीक्यूट नहीं करानी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं ऊपर जाके ये लाइन फिर से एडिट नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना आप। जैसे मैंने ये लाइन लिख दिया एक बार, तो मैं ऊपर जाके ये लाइन एडिट नहीं कर सकता, और मैं सेकंड लाइन में आ चुका हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये ना पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट ही ना हो, तो फिर मुझे वहाँ से वापस आना है। तो या तो मैं डॉट क्लियर लिख दूंगा, तो देखो मैं फिर से यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। तो आप अगर डॉट क्लियर लिख दोगे तब भी आ जाओगे, और डॉट ब्रेक अगर लिख देते हो तब भी आप वहाँ से बाहर आ जाओगे, ठीक है। करंट इससे करंट जो भी आप कमांड लिख रहे हो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, सेव करंट रेपल सेशन इन द फाइल। अगर डॉट सेव की यूज से हम करंट सेशन जो है आप अपना किसी फाइल के अंदर सेव कर सकते हो, और डॉट लोड करके आप कोई भी फाइल आपने पहले सेव की है उसको आप लोड करा सकते हो, उसके कंटेंट को। चलिए देखने से कहने का क्या मतलब है। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल सी करके मैं बाहर आ जाता हूँ, और फिर से मैं नोड का जो टर्मिनल है ना वो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैंने कुछ मान लो यहाँ पे चीज़ें लिख दी, वेर a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और वेर b इज इक्वल टू 20, ठीक। और मैंने मान लो एक फंक्शन लिख दिया सम का, ठीक है, जो कि a कॉमा b ले रहा है और रिटर्न कर रहा है a प्लस बी को, ठीक है, ठीक। अगर मैं सम को कॉल करता हूँ a कॉमा बी के साथ, तो आंसर क्या आना चाहिए, 30 आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, इस पूरे चीज़ को कहीं ना कहीं सेव कर दूँ किसी फाइल के अंदर, ठीक है। तो देखो आप क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉट सेव यूज़ करना पड़ेगा करंट आपके सेशन को फाइल में सेव करने के लिए, ठीक है। तो क्या कैसे लिखना पड़ेगा इसको, डॉट सेव फिर फाइल का नाम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे डॉट सेव, ठीक है, स्पेस फाइल का नाम। फाइल का नाम मान लो मैं लिख देता हूँ सम, ठीक है, और इसको एंटर कर देता हूँ। तो देखो क्या आ रहा है, सेशन सेव्ड टू सम, ठीक है। अब सम आपको मिलेगा कहाँ, मैंने तो सेव तो कर दिया, अब सब कहाँ मिलेगा, तो उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा आपको सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर आपको जाना पड़ेगा यूज़र्स के अंदर, ठीक है। यूज़र्स के अंदर जो भी आपका यूज़र का नाम है, जैसे मेरे यूज़र का नाम है लेनेवो, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा और यहाँ देखूँगा तो ये फाइल अवेलेबल होगी सम नाम की, ठीक है, जो कि हमने अभी रेपल का वो सेव किया है, ठीक है। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं कि इसमें है क्या, ओपन कर लेते हैं इसको। तो आप नोट पैड से ओपन कर सकते हो, मैं एडिट कर लेता हूँ विथ नोट पैड प्लस प्लस। तो देखो जो भी मैंने जितना भी चीज़ लिखा ना वो देखो इसमें अवेलेबल है, वेर ए इजकल टू 20, वेर बी इजकल टू 10, वेर बी इजकल टू 20, फंक्शन सम पूरा डिफाइन किया, सम को कॉल किया। तो जो भी मैंने यहाँ पे काम किया ना वो सारा एक फाइल में सेव हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है फाइल में सेव करना, क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप उसको जाके वहाँ से आप ओपन कर सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। तो होप पे क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब क्या होगा कि अब अगर कंट्रोल सी भी करोगे ना तो आपके फाइल में वो सेशन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है आपको सेशन को सेव करने का, और अगर आप चाहोगे तो उस सेशन को आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कभी बाद में भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, वो यूज़ करोगे डॉट लोड कमांड से, करके दिखाता हूँ। तो नोट का टर्मिनल जो है फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं, नोट का रेपल टर्मिनल, नोट का टर्मिनल बोलने की आदत पड़ गई मुझे, ठीक है। तो ये रेपल टर्मिनल स्टार्ट हो गया, क्या यूज़ करोगे, डॉट लोड, ठीक है, फिर फाइल का नाम क्या था, सम। जैसे एंटर करोगे आप लोड हो जाएगा, देखो पूरा ये लोड हो गया जो आपका उसमें था,
बात क्लियर हो गई? तो आप सेव भी कर सकते हो अपने सेशन को और फिर बाद में उसको यूज़ करना है तो डॉट लोड भी कर सकते हो। ओके, तो होप ये क्लियर हो गई, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो आगे हमें एक और कमांड देखना है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर बहुत ही यूज़फुल कमांड है और काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं कि भाई रेपल में अंडरस्कोर क्या करता है। ठीक है, तो रेपल में अंडरस्कोर क्या करता है, इट स्टोर्स द लेटेस्ट रिजल्ट। जो भी आपका लेटेस्ट रिजल्ट है ना वो स्टोर करता है। ठीक है, करके देखते हैं इसको क्या कहने का मतलब है। तो चलिए मैं फिर से एक नया फिर से रेपल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने जो है वैर ए इज इक्वल टू 20 कर लिया। ठीक है, तो अभी तो ये 20 अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, ए ऐसे प्रिंट कर लिया 20। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरा प्रीवियस रिज़ल्ट क्या आया था, प्रीवियस जो भी मैंने कमांड चलाया था उसका जो रिज़ल्ट आया था, मैं उसको ना कहीं सेव कर लूँ। ठीक है, या फिर मैं देख लूँ। ठीक है, कि कहाँ पे मतलब क्या वो रिज़ल्ट था बेसिकली। तो आप ये क्या यूज़ करोगे, अंडरस्कोर। जैसे अंडरस्कोर टाइप कर दोगे तो आपका जो लेटेस्ट बेसिकली स्टैक में या फिर जहाँ भी ये सेव करता है वहाँ अगर होगा तो आपका आ जाएगा। तो देखो जैसे 20 था इसके पहले वाला रिज़ल्ट, तो 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आप आंसर क्या दोगे कि अंडरस्कोर क्या करता है कि जो लास्ट कमांड हमने चलाया होता है, लास्ट लेटेस्ट कमांड जो चलाया होता है उसका जो रिज़ल्ट है वो स्टोर करके रखता है ये। ठीक है, कुछ भी आप देख लो। तो जैसे मान लो कि मैंने ए इज इक्वल टू 10 कर दिया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 10 आ गया। तो फिर अब अंडरस्कोर क्या करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट होता रहता है हर आपके कमांड रन करने के बाद। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वैर बी इज इक्वल टू 10, इसका क्या रिजल्ट है, अनडिफाइन। तो अब क्या स्टोर करेगा, ये अनडिफाइन स्टोर करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 स्टोर कर लेगा। देखो अनडिफाइन स्टोर किया इसने, बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब मान लो कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि हम नहीं चाहते कि मेरा जो अंडरस्कोर है वो स्टोर करके रखे रिजल्ट को। ठीक है, या फिर आप ये चाहते हो कि जैसे देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ए इज इक्वल टू फिर से दे दिया 30, तो अब अंडरस्कोर करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब हर स्टेप के बाद अंडरस्कोर की जो वैल्यू है ना वो अपडेट हो रही है। जैसे आप कोई नया कमांड चलाते हो, जो भी रिजल्ट आता है अंडरस्कोर में स्टोर हो जाता है और वो अपडेट हो जाती है वैल्यू। करेक्ट, आप चाहते हो कि अपडेट ना हो, मैं क्या करूं, अंडरस्कोर में ए जो है ना 30, ये अब अपडेट ना हो अब। ठीक है, ये रहे ही, हमेशा वैल्यू रहे और रिकॉर्ड ना हो इसके बाद। ठीक है, अपडेट ना हो बेसिकली। तो अब क्या करोगे आप, देखो एक चीज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपको पता होगा या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर कि अंडरस्कोर क्या होता है। अंडरस्कोर हम किसी वेरिएबल के नेम के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अंडरस्कोर से कोई वेरिएबल स्टार्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई आप वेरिएबल्स के रूल्स पढ़ोगे कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपको पता होगा कि किसी भी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आप बीच में नंबर लिख सकते हो, लास्ट में नंबर लिख सकते हो। जैसे कि आपने लिखा 2AB, तो ये एक मतलब इनवैलिड है, समझ रहे हो, देखो इनवैलिड आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप AB2 लिखते हो तो AB2 इज़ नॉट डिफाइन आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, AB2 डिफाइन नहीं है। कहने का मतलब कि इसको मैंने, जैसे कि इसको आप अगर ऐसे करोगे तब ये परफेक्ट आ जाएगा, AB2 इजकल टू 10, तो ये स्टोर हो गया 10, AB2 हमारा स्टोर हो गया। इसको प्रिंट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वैर टू AB वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है, देखो ये एरर दे देगा। तो इसका मतलब कोई भी वेरिएबल नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता, लेकिन कोई भी वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे देखो अगर आप वैर अंडरस्कोर इक्वल टू 10 कर दोगे ना, तो अब देखो क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है कि मैंने क्या किया, अंडरस्कोर में कोई वैल्यू स्टोर करा दी। तो अब अंडरस्कोर ना चेंज नहीं होगा, अब अंडरस्कोर नोड नहीं यूज़ करेगा, अंडरस्कोर को हमने यूज़ कर लिया अब। ठीक है, तो अब देखो अब अंडरस्कोर में कितनी वैल्यू है, 10 है, क्योंकि मैंने 10 स्टोर करा दिया। ठीक है, तो अब जो कोई भी अगर आप लिखोगे ए में, मान लो आपने 20 डाल दिया, तो इसके हिसाब से ये 20 अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन आप अंडरस्कोर को प्रिंट करोगे ना तभी ये 10 ही आएगा। इसका मतलब आपने
स्टॉप कर दिया कि अंडरस्कोर को स्टॉप कर दिया कि भाई अब तुम क्या करो, अब रिकॉर्ड मत करो मेरे रिजल्ट को। तो स्टॉप करने के लिए मैंने क्या किया, अंडरस्कोर में फोर्सफुली मैंने कोई एक वैल्यू असाइन कर दी। तो कोई भी अगर वैल्यू मैंने असाइन कर दिया ना उसके अंदर, तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा वो रिकॉर्ड करना रिजल्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज भी आता है आपको वार्निंग देके कि भाई एक्सप्रेशन जो है ना असाइनमेंट का अंडरस्कोर वाला, वो डिसेबल हो गया, मतलब वो रिजल्ट को अब स्टोर करके नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये आपका अंडरस्कोर का यूज़ है और इस तरह से हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैं फोर्सफुली कोई वैल्यू असाइन कर दिया तो डिसेबल हो जाएगा वो। ठीक है, तो होप आपको ये रेपल कमांड जो है क्लियर हो गया होगा। तो हमने जो डिस्कस किया आज, क्या क्या डिस्कस किया कि रेपल टर्मिनल क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, और इसके क्या क्या कमांड्स हैं, इंपॉर्टेंट कमांड्स जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ लगता है कि कुछ और रेपल कमांड्स हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपको पूछना है, तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप रेपल टर्मिनल का प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप प्लीज़ कीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हमें देखना था कि Node.js के इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो हम उससे पहले देखेंगे कि Express.js कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं Express.js के अंदर ही आपको दिखाऊंगा कि Node.js में API कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली Express.js एक फ्रेमवर्क है Node.js का, तो हम उसमें APIs कैसे लिख सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि Express.js कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है फोल्डर का, कि कहाँ हमें क्या रखना है और किस तरह से फ्लो चलता है उसका। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे API कैसे लिखते हैं Express.js और Node.js को यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।